वो लगातार तीसरा दिन था जब निलय की नज़रें उससे टकराई थी। दोनों ने अपनी रुकी हुई धड़कनों के साथ बखूबी एक दूसरे को नज़रअंदाज भी कर दिया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आदत जो हो चुकी थी, इतने के बावजूद उनका सारा वजूद बेचैन हो उठा था, और इस बेचैनी के कारण सीने के पास उठती तेज लहर का कोई इलाज मौजूद ना था, जिसे आज तक नज़र भर देखा ना हो, जिसका नाम तक ना पता हो, जिसके बारे में ठीक से कोई जानकारी तक ना हो। उसकी क्षणिक उपस्थिति जाने क्या प्रभाव कर बैठती थी कि मन व्याकुल हो उठता था। वैसे तो अक्सर ही उसकी उपस्थिति में बेबस होकर निलय उसे भावहीन सा अपनी खिड़की से देखता रहता था, मानो जलते कलेजे को आग लगाने वाली ही ठंडक देने लगी हो। उस वक्त ना धड़कते दिल का एहसास होता, ना रुकी हुई सांसों का। कभी वो बिना चप्पल के झुलसती सड़क पर नंगे और पैर पंजों के सहारे दौड़ती, कभी बिखरे बालों का जोड़ा बनाने की बेकार सी कोशिश के साथ इधर उधर डोलती, तो कभी आटे सने एक हाथ को संभालते हुए अक्सर ही अपनी नटखट बेटी के पीछे भागती नजर आ ही जाती थी। अपनी बेटी को गोद में उठाकर वापस घर की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमेशा उसके सिकन भरे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान तैर जाती थी, और अपनी इस विजय पर उसकी नन्ही बच्ची खिलखिलाती तो उसे गोद में लिए ही चूम लेती थी। हर दृश्य को अपने दिल में बसाता निलय जाने कब उसे भी दिल दे बैठा। सोसाइटी में मेन गेट की बाईं तरफ गेट की सीध में ही घर बने थे, जबकि दाईं तरफ गलियां बनी हुई थी। इससे सोसाइटी का आकार कुछ कुछ अंग्रेजी के अक्षर ई की तरह लगता था। निलय मेन गेट से दूसरी गली में एक घर छोड़कर किराए पर रहता था, जबकि वो मेन गेट की सीध वाली लाइन में दूसरी गली के लगभग सामने के घर में रहती थी। इस हिसाब से उन दोनों का घर तिरछे में पड़ता था, जिस कारण एक दूसरे के घर की बालकनी और आगे के हिस्से में देख पाना आसान था। रात को अक्सर निलय अपनी अंधेरी बालकनी में सिगरेट सुलगाते हुए चोर नज़रों से उसके घर की तरफ देखा करता था, और वो बेखबर सी अपने घर का दरवाज़ा लॉक करने के बाद खिड़की के पर्दे लगाती दिख जाती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे पूनम का खूबसूरत चांद पूरा होने के बाद भी ये सोचकर उदास हो कि अगले दिन से वो घटता चला जाएगा। चांद वो दहकते जज्बातों से हार कर बुदबुदा उठता, और फिर खुद से शर्मिंदा होकर तेज सांसें भरता अपने कमरे में बंद हो जाता। इतना तो निलय को अंदाज़ा हो ही गया था कि वो अपने पति के साथ नहीं रहती। शायद वो कहीं बाहर जॉब करता हो, पर वो कभी तो आता दिखता। हो सकता है आता हो पर उसे दिखाई ना दिया हो। शायद वो अपनी व्यस्तता के कारण किसी की उपस्थिति देख ही नहीं सका था। लेकिन शादीशुदा सी भी नहीं लगती थी वो। विधवा तो विधवा हो सकती थी, पर उस तरह भी नहीं रहती थी। बिन ब्याही माँ हो सकती थी, पर ऐसे में सोसाइटी में उसे रहने ना दिया जाता। संभवतः उसने अपने बारे में झूठ बताया हो। निलय समझ ही नहीं पाता था कि क्यों उस पहेली सी लड़की को सुलझाना चाहता है। जब पहली बार उससे नज़रें टकराई थी, उस क्षण भर के सवे हिस्से में ही जैसे वो नज़रों से दिल की गहराइयों में उतर गई थी। ऐसा लगा था जैसे वो कोई और नहीं बल्कि किसी और देह में उसकी जान का ही एक टुकड़ा हो। एक तथाकथित विवाहित और एक बच्चे की माँ के लिए उसका दिल इतना क्यों तड़पने लगा था, ये समझ के परे था। एक दिन देर शाम पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने के बाद जब निलय अपने घर की तरफ जा रहा था, तो सोसाइटी की ही एक आंटी ने उनका ध्यान खींच लिया। वो उसी चांद के घर के गेट के बाहर खड़ी आवाज़ लगा रही थी। तब जाकर उसका नाम पता चला, नीलिसा। जाने कितनी ही बार इस नाम को अपने मन में दोहराते हुए उसके कदम ठिठक गए, पर वो दिखी नहीं। उसने आंखें मीच कर अपने कदम तेज कर लिए और घूमकर आंटी के बगल से निकलने लगा। पर सुनो बेटा, आवाज़ सुनकर उसने गर्दन घुमा ली। ये प्रसाद है वैष्णो देवी का, तुम भी लो, यही रहते हो ना। आंटी ने प्रसाद आगे बढ़ाते हुए कहा। जी, कहकर उसने जैसे ही झिझकते हुए अपनी दाईं हथेली के नीचे की। नीलिसा का दरवाज़ा खुल गया और उसका दिल तेज धड़क उठा। नीलिसा ने दरवाज़ा खोलते ही बोलना शुरू कर दिया। सॉरी आंटी, ईसा की ड्रेस चेंज कर रही थी। उसने वाटर कलर कहते हुए जैसे वो आगे बढ़ी, नज़र निलय से टकरा गई। लगा जैसे धड़कन रुक गई हो।
कोशिश के बावजूद उसकी मुस्कान उसकी झिझक के पीछे गुम हो गई और तेज कदम अचानक ही भारी कदमों में तब्दील हो गए। तुम्हारी ईसा अकेली ही सारे बच्चों पर भारी है। हंसते हुए आंटी ने उनके घर का मेन गेट खोलकर कदम नीलिसा की तरफ बढ़ा दिया और निलय असमंजस में अपनी हथेली फैलाए खड़ा रह गया। दादी ने अंकल को प्रसाद नहीं दिया। ईसा खिलखिलाने लगी तो नीलिसा ने अपनी हंसी दबा ली और वो झेंप कर पीछे मुड़ने लगा। अरे बेटा आओ प्रसाद ले लो, मैं भी ना, वो आंटी हंसते हुए बोली और नीले किसी तरह अपने पैर घसीटती उनके पास तक पहुंच गया। वो नजरें चुरा रहा था, फिर भी नीलिसा का रंग उड़ गया। स्थिति ऐसी थी कि वो न भाग सकती थी और ना ही वहाँ ठहरा जा रहा था। आंटी ने प्रसाद का पैकेट निकाला तो उन दोनों ने जल्दबाजी में अपने हाथ साथ ही आगे कर दिए और फिर एक दफ़ा पलकें उठाकर झाँकते हुए अपने हाथ वापस खींच भी लिए। ये लो नीलिसा, आंटी ने उनकी हिचक पर ध्यान न देते हुए नीलिसा की तरफ पैकेट बढ़ा दिया। निलय सामने खड़ा उसे अपलक देखता रहा और फिर दाईं तरफ गर्दन घुमा के लंबी फूंक छोड़ दी। जितना जल्दी वो वहाँ से चला जाना चाहता था उतनी ही धीरे आंटी के हाथ चल रहे थे। उसे खींच हो रही थी, फिर भी कदम जम गए थे। आखिरकार आंटी ने उसे पैकेट पकड़ाया और वो थैंक्स कहकर तेज़ी से वापस मुड़ गया। अब ये तड़प उसके बर्दाश्त की बाहर थी। अरे बेटा सुनो तो, आंटी ने उसे फिर टोक दिया और उसने गुस्से में जबड़े भींच लिए। उसके मुड़ने तक आंटी का नया सवाल आ चुका था और नीलिसा अपनी गहरी निगाहों से उसे देखकर सिर झुका चुकी थी। नाम तो बता दो अपना, कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल आना हुआ तो मदद तो मिल जाएगी। आंटी ने अजीब सी हंसी हंसी और जाने क्यों वो तिलमिला सा गया, पर नीलिसा की घबराहट उसका सारा क्रोध ले उड़ी। नीलिसा को उसके प्रोफेशन का अंदाज़ा पहले ही था। उसने कई बार उसे स्टेथोस्कोप और सफ़ेद अपचिन के साथ देखा था, पर जिस तरह का नीरस चेहरा लिए वो सिगरेट फूंकता था, लगता नहीं था कि वो अपनी हेल्थ के लिए चिंतित होगा। बावजूद इसके उसका व्यक्तित्व तो चुंबकीय था। उसकी लंबी काया बिल्कुल फिट थी। उस पर बिना फ्रेम का चश्मा लगाए वो बहुत गंभीर लगता था। नीलिसा ने कई बार सोसाइटी की लड़कियों को उसके पीछे आहें बहते देखा था, पर वो तो जैसे पत्थर का बना था। हंसना तो दूर, वो मुस्कुराता भी नहीं दिखा था कभी। शायद अपने डॉक्टर होने का गुमान हो। नीलिसा सोच में डूबी। ये भूल गई कि वो कब से उस इंसान पर नज़र जमाई है। डॉक्टर निलय महेश्वरी। वो आंटी के बदले नीलिसा पर धीर निगाहें डालते हुए बोला, जैसे उसे अपनी पहचान बताना चाहता हूँ। नीलिसा का दिन धक्क से रह गया। उसने तुरंत अपनी निगाहें सड़क पर जमा ली। उस पर हेलो नीले अंकल कहते हुए ईसा जब खिलखिलाई तो आंटी हंस पड़ी। नीलिसा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो उठा और इस गुलाबी रंगत से निलय के सीने में ऐसी तीखी टीस उठी कि वो तेजी से अपनी घर की ओर बढ़ गया। अब रुक कर खुद को काबू कर पाना ना ही संभव था और ना ही गंवारा था। ये गुस्सा हो गया क्या? आंटी निलय के अचानक चले जाने पे बोलने लगी, पर नीलिसा के पास इसका जवाब नहीं था। पता नहीं कहकर उसकी नज़रें निलय का पीछा करती रही। डर ही लगता है इससे तो, आंटी फूंक छोड़ती हुई बोली तो नीलिसा फीकी मुस्कान लिए उन्हें देखने लगी। घर में प्रवेश करते ही निलय किचन में जाकर पानी पीने लगा। उसका गला बुरी तरह सूख गया था। वो अपने गुस्से में चाहता था कि उसका जीना दुश्वार कर देने वाली नीलिसा भी उसी की तरह तड़पे, पर उसका दर्द शायद वो सह नहीं पाता। समाज का बंधन ना होता तो वो एक दिन बेधड़क उसके घर जाकर उसे अपनी कड़ी गिरफ्त में ले लेता और पूछता कि क्यों उसने सारा सुख चैन छीन लिया है, क्यों वो उसकी सोच में घर कर गई है, चली क्यों नहीं जाती। पर नीलिसा तो उसकी सांसों में बस गई थी, जो हर समय उसके भीतर उठापटक मचाए हुए थी। जाने कब से निलय के रिश्ते की बात चल रही थी, पर उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। कई बार लड़कियां ही उसके रूखे व्यवहार के कारण मना करके चल देती थी, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब तो हर लड़की की तुलना वो नीलिसा से करने लगा था, जिससे बात बनती बात भी बिगड़ ही जाती थी। उसके अस्थिर और
गर्म मिजाज के कारण पढ़ाई के दौरान भी किसी लड़की से संबंध टिक ना सका था। तभी भी उस पर कोई असर ना हुआ था। वो किसी से गहराई से जुड़ाव महसूस कर ही नहीं सका था कभी। पर नीलिसा को लेकर उसकी भावनाएं प्रबल होती जा रही थी, जिससे शादी होना तो दूर, कभी खुल के बात भी होना असंभव था। सोचते सोचते उसका मन इतना खिन्न हुआ कि पानी से भरा गिलास दीवार पर दे मारा और अपनी उंगलियों में बालों को फंसाई, आंखें मींच ली, आपा ना खो जाए इसीलिए वो जबड़े कसते हुए गहरी सांसें लेने लगा था। जो हो रहा था वो ठीक नहीं था। बेहतर था कि वो सोसाइटी ही बदल दे और रोज़ के इस झमेले को ही ख़त्म कर डाली। नीलिसा घर में बंद होने के बाद से ही शांत बैठी थी। तब भी शरीर में अजीब सी कंपन हो रही थी। ईसा जाने क्या क्या बातें कहते हुए प्रसाद खा रही थी, पर नीलिसा जैसे कुछ सुन पाने में अक्षम थी। अपने मन की बेचैनी उसके लिए आपराधिक थी। किसी की उपस्थिति से इस कदर प्रभावित हो जाना उसके चरित्र को गलत ही साबित करता। वो शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी, पर निलय ने उसमें सेंध मार कर उठापटक मचा दी थी। उससे पल भर नजरें मिल जाने पर ही वो भीतर तक सिहर उठती थी। निलय की आंखों में अजब सा हठ दिखता था। वो हठ जो वो नीलिसा पर आजमाना चाहता हो। वो कई बार घबराहट से कांप उठती थी। खुद की कमजोरी भी उसे चिढ़ सी होने लगी थी, इतनी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब ईसा कुर्सी के सहारे दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर भाग गई। जब उसे होश आया तो बाहर भागी। देखा तो ईसा गेट के बाहर दौड़ लगाते हुए एक जगह जमा हुए पानी में कूद रही थी। पहले से ही हताश नीलिसा क्रोधित हो गई। अब कुछ देर पहले ही उसके कपड़े बदले थे, अब फिर बदलने होंगे। ईसा, वो गुस्से से चीखी और ईसा के पास भागी। जब तक उसके गुस्से से सहमी ईसा कुछ समझ पाती, नीलिसा ने उसे थप्पड़ लगा दिया। हर समय शैतानी, पागल बना के रखा है मुझे। खबरदार जो बाहर निकली। जाने कौन सा गुस्सा ईसा पे उतारती हुई नीलिसा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए घर की ओर बढ़ गई। ईसा तेज आवाज़ में रोने लगी थी। आसपास के लोग पहली बार नीलिसा का ये रूप देखकर हक्के बक्के थे। अपने कमरे में सिगरेट सुलगाते हुए निलय के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी, वो तेज़ी से बालकनी के बाहर निकल आया। ईसा का रोना उसे नीलिसा पे गुस्सा होने का मजबूर कर रहा था, इतना कि उसने 3-4 कस लगातार भरने के बाद सिगरेट पैरों से मसल दी। नीलिसा घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए घूमी तो नीलिसा घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए घूमी तो निलय पे नज़र चली गई। इतनी दूरी के बाद भी उसका क्रोध से तमतमाया चेहरा नीलिसा को भयभीत कर गया। पर अगले ही पल अपनी इस हरकत का जिम्मेवार उसे ही मानते हुए नीलिसा ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया। निलय की हथेलियाँ रेलिंग पर कस गई। नीलिसा का ये बर्ताव और ईसा की रुलाई दोनों ही बर्दाश्त के बाहर थी। जाने कितनी ही देर वो नीलिसा के दरवाजे को घूरता खड़ा रह गया था। रात को ईसा के सो जाने के बाद नीलिसा बहुत देर तक उसे गोदी में लिए सिसकती रही। उसके जीवन का एकमात्र आधार थी ईसा। वही तो साधन थी जो नीलिसा को मुस्कुराना सिखाती थी, वरना वो अब कुछ नहीं रह गया था। अगर ईसा ना होती तो शायद वो कब की अपनी जान दे चुकी होती। 3 दिन बाद जब शाम के समय नीलिसा ईसा को साइकिल चलवा रही थी, निलय की गाड़ी आती दिख गई। नीलिसा ने ईसा के साइकिल किनारे की तरफ मोड़ के सिर घुमा लिया। निलय ने भी उसे दूर से देख लिया। कोई गलतफहमी ना पाली, इसके लिए निलय ने उतलियाँ भी नहीं हिलाई। दोनों ने ही रक दूसरे को देख लेने के बावजूद अनजान बनने का सफल नाटक किया था। गाड़ी पार्क करने के बाद निलय अपना बैग लिए तेज़ी से आगे बढ़ा तो ईसा ने टोक दिया, हेलो नीले अंकल, मैं साइकिल चला रही हूँ। निलय के कदम रुक गए और नीलिसा ने ईसा को हरकत पर आंखें मींच ली। निलय ने अपने चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए गर्दन घुमाई। तब तक नीलिसा ईसा को डांटने लगी थी, ईसा बैड हैबिट, ऐसे सबसे बात नहीं कहते। निलय ने सुना तो दांत पीसते हुए उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर से झटक कर तेज़ी से वहाँ से चला गया। नीलिसा को जैसे उसके जाने का एहसास हुआ। वो वापस ईसा से बोली, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ईसा उदास होकर बोली, वो अच्छे हैं। नीलिसा की भौहें तन गई। अचानक से ही ईसा का
नीलय के प्रति झुकाव समझ से परे था। हाँ बेटा, वो अच्छे हैं, पर वो पहचान के नहीं है ना। मम्मी को देखा है कभी उनसे बात करते हुए? नहीं ना, इसीलिए। नीलिसा ने उसे समझाया। ईसा ने मुंह बना लिया तो नीलिसा ने उसके गाल चूम लिए। चलो अब साइकिल चलाओ। नीलय दरवाज़ा बंद करने की कुछ देर बाद तक वहीं तेज़ सांसें लेता खड़ा रहा। ऐसे सबसे बात नहीं कहती। नीलिसा का ये वाक्य उसके दिल में सुइयां चुभा रहा था। वो सही सिखा रही थी, फिर भी नीलय का दिल तड़प उठा था। वो कैसे और किस मुंह से बताता कि नीलिसा उसके लिए क्या मायने रखती है। इन सब के चलते उसका बर्ताव हॉस्पिटल में और भी कड़क व रूखा हो चला था। वो जानता था पीठ पीछे लगभग सारा स्टाफ उसे जेलर बुलाता था। वो नियम का पक्का ही इतना था कि स्टाफ की थोड़ी सी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसका पैसा उसके लिए भगवान था और मरीज उसकी जिम्मेदारी। रात को ईसा के सो जाने के बाद नीलिसा अंधेरी बालकनी में खामोशी से खड़ी हो गई। ये अंधेरा उसके जीवन में फैले अंधकार से बेहतर था। कम से कम इसमें सुबह होने की उम्मीद तो रहती थी। नीलय ने अपनी बालकनी से उसे देखा तो सिगरेट पीते हाथ रुक गए। नीलिसा का चेहरा इस अंधेरे में देख पाना संभव न था। फिर भी नीलय एकटक उसे देखता रहा। उसकी सांसें तेज कर सीने में हलचल मचाने लगी थी। नाराज़गी थी, गुस्सा था, प्यार था या क्या था, जो भी था उसके सीने को बड़ी तकलीफ़ दे रहा था। ये तकलीफ़ नीलिसा की उपस्थिति में कम होने के बदले और बढ़ जाती थी। फिर भी उसके कदमों की मजाल नहीं थी कि उठ जाएं। वो तो जम जाते थे। अब फैसला कर लेना बेहतर था। नीलिसा के वापस जाते ही वो भी अपनी सिगरेट फेंक कर अपने कमरे में बंद हो गया। पर्दे की ओट से देखती नीलिसा का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसके मन का वहम वहम नहीं, सत्य साबित हो रहा था। नीलय की नज़र उसी पर बनी हुई थी। बेचैनी में वो अपने गले और सीने पे हाथ मिलती ईसा के बगल में लेट गई, पर सो ना सकी। अगली सुबह नीलय को हॉस्पिटल से कॉल आ गई। इमरजेंसी केस में उसकी ज़रूरत आन पड़ी थी। देर से सोकर उठने वाला नीलय आनन फानन में तैयार होकर घर से निकल गया, मगर कार का दरवाज़ा खोल कर बैठने को हुआ। साड़ी पहने नीलिसा दिख गई, जो कि अपने गेट के पास हेलमेट पहनते हुए ईसा से कुछ कह रही थी। नीलय के रोंगटे खड़े हो गए। इस गर्मी में भी सिरहन हो उठी थी। हमेशा पजामा टी शर्ट या कुर्ती पैंट में बेतरतीबी से इधर उधर भागने वाली नीलिसा का साड़ी वाला रूप उसकी बची खुची जान भी ले उड़ा। अपनी तड़प में उसने मुट्ठियाँ भींचकर आंखें बंद कर ली और फिर खुद को ठेलता हुआ कार में सिर झुकाए बैठ गया। नीलिसा के चले जाने के बाद ही उसने अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई। वो जानता था कि अगर नीलिसा के साथ ही आगे बढ़ा तो स्वतः ही उसकी कार नीलिसा के पीछे लग जाएगी। उसकी जितनी कम जानकारी हो उतना ही नीलय को जीने में आसानी होगी। कम से कम वो नीलिसा को हर जगह खोजता तो नहीं फिरेगा। उसे खुद को इस स्थिति से बाहर निकालना था। इसीलिए हॉस्पिटल में फ्री होते ही वो एक जगह फ़ोन मिला दिया। अगले दिन वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर अपनी खिड़की की ओट में छुपकर नीलिसा को देखने लगा। नीलिसा को साड़ी में देख लेने के बाद उसकी तड़प कुछ ऐसे बढ़ गई थी जैसे किसी प्यासे को पानी की केवल कुछ बूंदें ही नसीब हो सकी हों। उस हफ्ते के 5 दिनों में नीलिसा ने केवल 2 दिन ही साड़ी पहनी थी। बाकी दिन वो सूट में ही दिखी, पर नीलय के लिए वो भी अमृत समान था। बिल्कुल बंद गले और कोहनी तक की बाजू वाले ब्लाउज के साथ वो बड़े सलीके से साड़ी पहनती थी। उसके चले जाने के बाद कुछ देर अपनी आंखें बंद की नीलय लगभग हाँफता रहता था, जैसे नीलिसा जाते जाते उसकी जान ही ले गई हो। दिल बेकाबू सा लगता तो वो न चाहते हुए भी सिगरेट सुलगा दिया करता था। इसके बावजूद नीलय पूरा हफ्ता नीलिसा से सामना होने से बचने की पूरी जुगत लगाता रहता, और जब कभी नीलिसा सामने पड़ी भी तो वो अपनी नज़रें फ़ोन में गड़ाए तेज़ी से उसके बगल से निकल गया। लेकिन नीलिसा के आसपास से गुजरना भी उसे छू लेने जैसा था, जो उसकी धड़कनों को बेकाबू कर दिया करता था। हाल खुद नीलिसा का भी बेहाल था। नीलय के सामने पड़ती ही उसके हाथ पैर बेजान से हो जाते। ऐसा लगता था मानो नीलय जानबूझकर उसके करीब से गुजरकर उसे अपनी ओर खींच रहा हो। नीलय की नज़रें जहाँ फ़ोन में होती,
नीलिसा इधर उधर देखने लगती थी, फिर भी नीले की तेज मगर बिखरी सांसों की आवाज़ उसे कपकपा जाती थी। खुद को नीले की सोच से बचाने के लिए, नीले ने दूरी बनाए रखने के लिए वो नीले की ही तरह जूझ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि जो भी था ठीक नहीं था, पर मन जो मनमानियाँ करने लगा था उसे कैसे समझाती। जिंदगी उनके लिए क्या नया मोड़ लेकर आएगी, इससे अनजान वो दोनों अपना अपना रास्ता तय करने में व्यस्त हो गई। खामोशियों में बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है कानों से मेरे, होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है बेसुआदियों में, बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जाएगा। रविवार के दिन सुबह से ही नीले की कार नदारद थी, जिस कारण शाम के समय नीलिसा आराम से ईसा को बॉल को किक करना सिखा रही थी, पर सतर्क थी कि जैसे ही नीले की कार आएगी वो किसी कोने में छुप जाएगी और फिर घर में चली जाएगी। इधर नीले की कार में कुछ दिक्कत होने के कारण उसे सर्विस सेंटर छोड़कर वो पैदल ही घर की ओर चल दिया। सिगरेट सुलगाते हुए जैसे ही उसने सोसाइटी में प्रवेश किया, ना चाहते हुए भी उसकी तिरछी नजरें नीलिसा के घर का अवलोकन करने लगी। उसी समय ईसा की बॉल एक कार के नीचे चली गई तो नीलिसा झुककर बाल निकालने लगी और ईसा उत्सुकता से बॉल देखने लगी। बॉल निकाल लेने के बाद ये रही बॉल कहकर नीलिसा ने ईसा का हाथ पकड़ते हुए जैसे ही सड़क की तरफ कदम बढ़ाया, ठीक उसी पल नीले भी मुंह में सिगरेट का कस भरते हुए वहाँ पहुँच गया। अचानक ही नीलिसा के उसके सामने आ जाने के कारण उसने खुद को रोक लेने के लिए पूरा जोर लगा दिया। अभी हो सकने वाले परिणाम को सोच कर ही उसके सीने में उठापटक मच चुकी थी। नीलिसा ने घबराहट से मीची हुई अपनी आंखें खोल कर देखा तो नीले खड़ा था उसके बेहद करीब, इतना कि वो मुंह से भरा धुआं भी नहीं छोड़ पा रहा था। सॉरी कह के नीलिसा ने अपनी नजरें झुका ली और सिगरेट की असहनीय बदबू से मुँह सिकोड़ आगे बढ़ गई। उसके हटते ही नीले खांसने लगा। कब से धुआं रोकने के चक्कर में उसका चेहरा लाल पड़ गया था। मम्मी अंकल क्या कर रहे हैं? ईसा नीले के नाक मुंह से धुएं की बौछार देख घबरा गई। कुछ नहीं ईसा, अब घर चलो। अपनी असहजता को ढांपने की कोशिश में नीलिसा बोली और ईसा को पकड़ी अपने गेट की तरफ बढ़ गई, जबकि ईसा अभी भी खेलने की जिद में पैर पटकने लगी। एक्सक्यूज़ मी। नीलिसा के कानों में ये आवाज़ पड़ी तो उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। नीले क्या सच में उसे पुकार रहा था? अगर हाँ तो क्यों? कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दी। नीलिसा ने धीरे से गर्दन घुमाई तो नीले उस पर ही नजरें जमाए था। वही नजरें जो किसी प्यासे से सराबोर थी, जो जिद में होकर भी संयत थी, जहाँ नीलिसा को खुद के लिए एक गहरी तड़प दिख रही थी। ईसा भी चुप थी। नीलिसा के सिखाने के बाद से ही वो नीले को नज़रअंदाज करने लगी थी। वो एक्चुअली आई ब्रॉट दिस योर बेबी इज़ क्यूट। नीले कपकपाते हाथों से अपना बैग खोलते हुए लगभग हल्का हकला रहा था। उसने कभी ऐसी किसी को गिफ्ट नहीं दिया था, यहाँ तक कि कॉलेज टाइम अपनी सो कॉल गर्लफ्रेंड को भी नहीं। उस पर नीलिसा की गहरी सवालिया नजरें उसका आत्मविश्वास डिगाने के बावजूद अरमानों को हवा दे रही थी। नीलिसा बहुत चक्की सी उसे देखने लगी थी। नीले का व्यवहार अजीब था। उसकी नज़दीकी बढ़ाने की जुगत नीलिसा को कांटे सी चुभने लगी। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं बेबी को ये नीले एक गिफ्ट बैग निकाल कर बोला तो नीलिसा की भौहें सिकुड़ गई। उसे ये सब पसंद नहीं था और बेटी के मामले में तो किसी पे भरोसा भी नहीं। क्या है ये? ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में कठोरता उभर आई। सोसाइटी में उन्हें देखकर कोई बात न बनने लगी, इस चिंता में वो हर तरफ देख भी रही थी। चॉकलेट प्लीज़। पूरे निवेदन में उसने नीलिसा से नज़रें मिलाई तो वो कुछ कह ना सकी और ललचाई नज़रों से गिफ्ट को देखती ईसा को लिए थोड़ा आगे आ गई। बेटा अंकल को थैंक यू बोलो। नीले के गिफ्ट देने के पहले ही नीलिसा ईसा से बोली। नीले जो कि एकटक नीलिसा को निहार रहा था, उसने झुककर बड़े प्यार से ईसा को गिफ्ट पकड़ा दिया, पर जैसे ही उसने ईसा की गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाए, नीलिसा ने उसे अपने पीछे कर दिया। नीले ने झेप कर अपनी उंगलियां सिकोड़ ली। प्लीज़ आगे से कुछ मत लाइए आप। नीलिसा चारों तरफ देखते हुए बोली। उसे नीले के पास से आती सिगरेट की दुर्गंध से
उबकाई सी आने लगी थी। निलय को उसकी परेशानी समझ आती थी और इस परेशानी का हल खोजने के बाद ही वो ईसा के लिए गिफ्ट लाया था। डोंट वरी, थैंक्स कहकर वो तेज़ी से अपने घर चला गया। नाराज़गी में ही सही, नीलिसा का उसके करीब आकर कुछ कहना भी जीने का सहारा जैसे हो चुका था। परंतु नीलिसा का वो गिरा भरा चेहरा उसका दिल कचोट रहा था। अपने जीवन में सिगरेट पीने की लत के कारण उसे कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। वो तो दूसरों की ही तुच्छ समझ सॉरी वो तो दूसरों को ही तुच्छ समझकर भाव तक नहीं देता था। पर नीलिसा ने उसे हीन भावना से भय दिया, इतना कि वो उससे अपनी बात ठीक से ना कह सका। सब याद करते हुए वो 3-4 गिलास पानी पीकर भी अतृप्त महसूस कर रहा था और उसे कभी तृप्ति नहीं मिलनी थी। नीलिसा अपने घर के सोफे पे दोनों हथेलियों पर चेहरा टिकाए ईसा को निलय की दी हुई चॉकलेट खाते देख रही थी। निलय ने जितना आकर्षक महसूस हुआ था उतना ही घृणा भी होने लगी थी। एक डॉक्टर होकर वो इस तरह सिगरेट पीता था। लोडिंग बैन की आवाज़ से नीलिसा का ध्यान भंग हुआ। शायद कोई नया रहने आया हो, पर उसके जानने में कोई भी घर खाली नहीं था। हो सकता था किसी ने कोई फर्नीचर खरीदे हों। वो उत्सुकता बस अपनी खिड़की से देखने लगी। लोडिंग बैन निलय के घर के पास रुकी तो नीलिसा असमंजस में पड़ गई। लेकिन जब निलय घर से बाहर निकलकर वर्कर को निर्देश देते हुए घर के अंदर ले जाने लगा तो नीलिसा की धड़कनें रुकने लगी। वैन से कोई सामान बाहर नहीं निकाला गया था। नीलिसा को अंदेशा होने लगा। काफ़ी देर तक जब कोई सुगबुगाहट नहीं हुई तो नीलिसा ईसा को ली ऊपर बालकनी में कपड़े लेने चली गई। वो तिरछी नज़रों से लोडिंग बैन पर नज़र जमाए स्टैंड से कपड़ा निकाल कर तह लगाती रही और ईसा उन्हें अपने नन्हे हाथों से कमरे की मेज़ पर रखती रही। जब आखिर के 2-3 कपड़े बच गए तब जाके निलय कार्टन्स कपड़े वर्कर्स के साथ बाहर आता दिखा। अब साफ हो गया था कि वो जा रहा था। नीलिसा के हाथ से कपड़ा छूट के गिर गया। ठीक उसी पल निलय ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देख लिया और नीलिसा कपड़े उठाने के बहाने उसे नज़रअंदाज करने लगी। पर उसकी हथेलियां कांपने लगी थी। वो जानती थी निलय का सोसाइटी छोड़कर जाना केवल उसी के कारण था। घबराहट के मारे जब वो कपड़ा तय कर सकने में असमर्थ हो गई तो ईसा ने बड़े प्यार से कपड़ा उसके हाथ से ले लिया। मम्मी को फीवर है, वो अपनी उम्र के हिसाब से अंदाज़ा लगाते हुए बोली और अंदर पानी की बोतल लेने चली गई। तब तक नीलिसा कपड़े स्टैंड को पकड़कर सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी हिम्मत नहीं थी कि निलय की तरफ नज़र भी उठा सके। अपने सामान भरे कर्टन को बैन में रखवाता निलय हर पल नीलिसा पर नज़र जमाए था। जाने क्यों उसे आभास हो रहा था कि नीलिसा उसके जाने पे दुखी है। एक बार मन हुआ कि सारा सामान वापस रखवा के नीलिसा के पास चला जाए और उसे बाहों में भर के बताए कि अगर नीलिसा नहीं चाहती तो वो नहीं जाएगा, उसकी आंखों के सामने रहेगा हमेशा, हरदम। पर ये सब सपने देखने वाली बात थी। हकीकत तो वो थी जो हो रहा था। ना वो रुकने वाला था और ना ही नीलिसा रोकने वाली थी। ईसा ने पानी की बोतल पकड़ाई तो नीलिसा एक घूंट में आधी बोतल खाली कर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। निलय का उसके प्रति भ्रम शायद अब टूट चुका था। सही हुआ था, फिर भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। निलय की उसकी इस बेचैनी भरी हालत पर तरस आने लगा, पर उसके पास कोई और रास्ता ना था। नीलिसा ने जब देखा कि सोसाइटी के और लोग भी बाहर निकलकर देखने लगे हैं तो वो बोझिल कदमों से घर के अंदर चली गई और ईसा को अपना मोबाइल पकड़ा कर पर्दे की ओट से निलय को देखती रही। सामान लोड हो जाने के बाद सोसाइटी के कुछ लोगों के सवाल के जवाब देकर निलय पैदल ही निकल गया। उसकी पूरी नज़र नीलिसा की खिड़की पर थी। जाने क्यों एक विश्वास था कि वो उसे देख रही होगी। उसका दिल इतना तड़प रहा था कि कदम बढ़ाना मुश्किल था। काश कोई चमत्कार होता और नीलिसा खिड़की से ही उसे रोक लेती। ऐसा होता तो उसके लिए शायद सारी दुनिया के खिलाफ चला जाता। अपनी ये सोच पाप से कम नहीं थी। आखिर एक विवाहित लड़की के लिए ऐसी सोच अमरदायित थी। उसने अगर नीलिसा के परिवार से किसी को देखा नहीं था
तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसका कोई नहीं था। कभी उसकी आंखों के सामने नीलिसा का पति चला आए तो वो शर्म से गड़ जाएगा तो बेहतर था वो खुद चला जाए। इतने के बावजूद नीलिसा घर के सामने पहुंचते ही उसके कदम ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो कुछ पल एकटक उसकी खिड़की को देखता रहा, मानो कह रहा हो कि अब नीलिसा को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो जा रहा है। उसके बाद वो नहीं रुका और बेहद तेज कदमों से आगे बढ़ गया। नीलिसा भीगी आंखों से उसे जाता देखती रही। शायद वो आखिरी बार था जब वो दिखा था। अब ना उससे नजरें टकरानी थी और ना ही दिल को अलग एहसास होना था। जीवन फिर उसी उदासीनता के सागर में डूब जाना था। पूरी रात नीलिसा ठीक से सो ना सकी। कभी नीले तो कभी अपने जीवन का सत्य कोई ना कोई उसके विचारों के द्वार को खटखटाता ही रहा। कौन था ही उसका अपना जो उसकी खातिर सोचता। अपने ख्यालातों में गुम उसने अगले दिन स्कूल जाने के लिए भी थोड़ी देर हो गई, लेकिन वो एक जिम्मेदार शिक्षिका थी जिस कारण प्रधानाचार्य जी ने उसे केवल टोक के छोड़ दिया। नीलिसा उन्हें सॉरी और थैंक्स एक साथ बोलकर ईसा को उसकी क्लास तक छोड़ने चली गई। दिमाग अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, पर अगला ही सेशन उसका था तो वो लेसन प्लान के हिसाब से तैयारी में जुट गई। वो 11वीं और 12वीं को केमिस्ट्री पढ़ाती थी। छात्र थोड़े उज्जड़ थे जिस कारण वो हमेशा अपने टॉपिक पर पूरी तैयारी के साथ ही क्लास में जाती थी ताकि किसी को मौका ना मिल सके। लेकिन उस दिन उसकी बेख्याली के कारण बच्चों ने उसकी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नीलिसा की आदत नहीं थी छात्रों की हरकतों पर प्रतिक्रिया देने की। अक्सर ही वो ये सब नज़रअंदाज करते हुए बच्चों से बड़े प्यार से पेश आती थी, पर इस बार उसने अपने चिड़चिड़ेपन के कारण सभी दोषी बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल दिया। उसका ये अंदाज कक्षा में सन्नाटा पैदा कर गया और नीलिसा सेशन पूरा करके सीधे स्टाफ रूम में चली गई। कोई उसके ख्यालों में इस कदर गहर कर जाएगा उसने सोचा न था। निलय का यूं चले जाना खलने लगा था जैसे उसने नीलिसा को औकात का आईना दिखा दिया हो। सपने तो उसने पहले भी नहीं देखे थे, पर फिर भी जाने कौन सा संसार उजड़ा सा लगने लगा। शायद निलय कोई सफाई दे कर जाता तो उसे इतना ना चुभता, पर जो भी हुआ उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना था। ना किसी से कोई उम्मीद पालनी थी, ना किसी को अपने लिए बात बनाने का मौका। उसे जीना था खामोशी से, अपने लिए नहीं, ईसा के लिए। कल्ली भीड़ न बैठी तेरी पीड़ ले बैठी, रुस्सियाँ रांझा भी मेरा, मैं भी कम ना ऐठी। रूठी सबसे रब्बा रब्बा दिल भी ए रूठा, चुप माही चुप है रांझा, बोल कैसे वे ना जा। नीले सोसाइटी छोड़ तो आया लेकिन रात भर करवटें बदलता रहा। सिगरेट पीने लगता तो नीलिसा का चेहरा याद आ जाता और फिर कब सिगरेट राख बनकर उसका हाथ जला जाती पता ही नहीं चलता। डॉक्टर होकर भी उसके पास अपनी ही बीमारी का इलाज नहीं था। अगले दिन जब तक वो मरीजों में व्यस्त रहा तभी तक ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर वही दर्द। उसका घर जाने का भी मन ना हुआ। इस घर के किसी कोने से नीलिसा कहीं नहीं दिखनी थी। दिखना तो दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। दिन ऐसे गुजरने लगे थे। नीलिसा रोज आते जाते नीले के घर पर एक सरसरी निगाह डाल लेती, जैसे कभी अचानक से नीले दिख जाए। फिर नया किराएदार आने के बाद वो भी बंद हो गया। नीले के पास ये भी साधन ना था। वो खुद को हर तरह से व्यस्त रखे रहा ताकि परिवार वालों की पसंद की किसी लड़की से शादी करके आगे बढ़ सके। खुद की पसंद से तो शादी होना असंभव ही था। फिर भी उसका दिल कई कयास लगाता, मन्नतें मांगता, उम्मीद बांधता फिर रहा था। कभी लगता नीलिसा खुद आए और कह दे कि वो अकेली है और वो कस की उसका हाथ थाम ले। कभी लगता नीलिसा कह दे कि वो अपने परिवार में खुश नहीं है और वो उसे मुक्ति दिलाकर ईसा समेत अपने पास ले आए। पर वो दिल की चाह थी। दिल दिमाग का बस चले तो ब्रह्मांड के पार भी हो आए। अपनी बचकाना सी सोच पर वो हल्का मुस्कुराता और फिर गंभीर होकर शून्य में ताकने लगता। धीरे धीरे दोनों को आदत होने लगी। फिर से
उस अकेलेपन की, फिर से उस नीरसता की। निलय अब भी 4 लड़कियों को मना करने के बाद 2 लड़कियों द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका था। घर वाले परेशान थे। निलय के स्वभाव के कारण किसी के साथ निभ पाना बड़ा ही कठिन लगने लगा था। जिस तरह लड़कियों के घर से शिकायत आती थी, उन लोगों का दिल छलनी हो जाता था और निलय को समझाना मतलब पत्थर पर सिर मारना। घर वालों ने 1-2 बार प्रत्यक्ष रूप से उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर निलय ऐसे भड़का कि चिल्लाने ही लगा। सबकी समझ से परे था कि इतना शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का मरीजों को कैसे संभालता होगा, अपने स्टाफ का क्या हाल करता होगा। अब निलय क्या बताता कि उसे जेलर की उपाधि मिली थी। उसकी चिढ़ थी कि घर वाले क्यों किसी भी लड़की से शादी कर लेने के पीछे हैं। उसे किसी डॉक्टर या बड़ी ओहदे वाली लड़की की ही चाह होती तो क्या अब तक कुंवारा बैठा होता। अब तक तो शायद 1 आधे बच्चे भी हो गए होते। सब सोचकर वो ऐसे कुटता कि जो सामान हाथ में होता वो दीवार पर फेंक देता। उसकी काम वाली दीवारें साफ करके कई बार परेशान हो जाती थी। फर्श के दाग मिटाना आसान था, लेकिन दीवारों पर कोई प्लास्टिक कोटेड पेंट नहीं था जो कपड़े मात्र से साफ हो जाए। एक अकेले बंदे ने पूरे घर में गंध मचा के रख दी थी। जाने किस बात से सब परेशान और चिड़चिड़ा रहता था। काम वाली ने अक्सर उसे सिगरेट पीने हुए अपने बालों को नोचते और चिंता में अपनी भौहों पर उंगलियों से दबाव बनाते हुए देखा था, पर उसके डर से वो कभी पूछ ना सकी। उसे निलय से लगाव था। भले ही वो कम बोलने वाला और जुबान का थोड़ा कड़वा था, लेकिन वो दूसरों का ख्याल रखने वाला था। निलय ने जाने कितनी बार ही उसके परिवार का मुफ्त इलाज किया था, और तो और जातनी कितनी तरह के टॉनिक उन्हें पकड़ाता रहता था। आंटी, ये आयरन सिरप है, ये कैल्शियम टेबलेट्स है, दिन में 1 खाना। कमज़ोर हो गई हो, या आपके पोते के लिए इस घर के पेट ठीक रहेंगे, और जाने क्या क्या। एक बार काम वाली ने कोशिश भी की। साहब, आपको सिर दर्द हो रहा है शायद। मैं चंपी अच्छी कहती हूँ, आप भी तो मेरे बेटे जैसे हैं। निलय कुछ देर उन्हें देखता रहा। उनके प्राण सूख गए थे कि कहीं निलय भड़क ना जाए। थैंक यू, लेकिन मुझे सर दर्द नहीं है, और जो दर्द है उसका कोई इलाज नहीं, कहकर वो कमरे में चला गया। और काम वाली उसकी बातों का मतलब सोचती रह गई। वास्तविकता तो ये थी कि निलय नीलिसा को देखने के लिए तड़पने लगा था, मानो उसकी सांसों की डोर वहीं से जुड़ी हो। इस तड़प का कोई इलाज नहीं था, और अगर वो गलती से पुरानी सोसाइटी चला भी जाता, अब की बार नीलिसा को देखकर खुद को काबू ना कर पाता। खुद को इस तरह बांध के रखना उसका जीना दुश्वार करने लगा था। कई कई अंधेरी रातें उसने अपने माथे की नसों पे दबाव बनाते तो कभी अपने बाल नोचते गुजारी थी, जिस कारण वो और ज़्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया था। अपनी सूनी जिंदगी और दर्द में डूबे दिल का हिसाब मांगता भी तो किससे। नीलिसा का जीवन धीरे धीरे अपने ढर्रे पे आ चुका था। जीवन के कई तूफानों से गुजरने के बाद अब उसे खुद को परिपक्वता से समेट लेना आता था। निलय अब कल का पुराना चैप्टर हो चुका था। वो चैप्टर जो उसने ना ही कभी खोल कर पढ़ा और ना ही उसके पन्ने पलटने की चाहत की थी। वो चाहती ही नहीं थी। वो और ईसा, उसके सिवा ना कोई आस ना उम्मीद। एक दिन दोपहर को स्कूल से लौटने के बाद नीलिसा तुरंत ही खाना बनाने में व्यस्त हो गई। उसे तेज भूख लग गई थी। ईसा अपने कपड़े बदल कर ड्राइंग करने लगी। थोड़ी देर में जब ईसा का मन उचट गया, तब वो धीरे से ऊपर के कमरे में जाकर खिलौनों से खेलने लगी। नीलिसा ने उसे किचन से ही 1-2 बार आवाज़ लगाकर स्थिति का जायज़ा ले लिया। ईसा इतनी बड़ी नहीं थी कि अकेले छोड़ दिया जाए। खेलते हुए ईसा का ध्यान जब खिड़की से बाहर आ गया तो बालकनी की तरफ से एक पतंग लटकी हुई दिखी, जो कि हवा के बहाव के कारण सरसराहट की आवाज़ कर रही थी। ईसा उत्सुक होकर बालकनी का दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ गई। इधर नीलिसा ने उसे आवाज़ लगाई तो वो सुन ना सकी और रेलिंग का सहारा लिए पतंग की डोर पकड़ने की कोशिश करने लगी। गैस पे चढ़ी सब्जी ढकने के बाद आटा गूंथते हुए नीलिसा को जब ईसा की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं लगी तो वो गैस बंद करके तुरंत ऊपर दौड़ी। ईसा का चुप रहना मतलब कोई बड़ा कारनामा। नीलिसा ने कमरा खाली देखा तो
दिल धक से रह गया। आगे बढ़ी तो बालकनी का दरवाज़ा खुला दिख गया। ईसा, वो तेज़ आवाज़ लगाते हुए आगे दौड़ी। ठीक उसी पल पतंग की डोर को जल्दी से पकड़ लेने के चक्कर में खिलखिलाती हुई ईसा पूरी तरह से आगे झुक गई, लेकिन बैलेंस ना बना सकी। नीलिसा ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन ईसा उसकी हथेली में आने के पहले ही उसकी आंखों के सामने नीचे गिर गई। नीलिसा को ऐसा सदमा लगा कि आवाज़ ही ना निकली। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। धप की आवाज़ आते ही उसने अपने कान ढक लिए। ईसा को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ईसा की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नीलिसा दहशत से कांपने लगी और फिर खुद को बटोर कर तेजी से नीचे भागी। उसकी कपकपाती हथेलियाँ दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रही थी। जैसे तैसे वो बाहर निकली तो खून से लथपथ ईसा को बेहोश पड़ा देखकर लड़खड़ाते हुए दरवाजे से टकरा गई। दिमाग में ईसा के मर जाने का डर इतना हावी हुआ कि ईसा की धड़कनें तक ना जांच सकी। बस किसी तरह दरवाजे के बगल से स्कूटी व घर की चाबी और पर्स उठाकर उसने दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर दिया। तपती दोपहर में पूरी सोसाइटी सूनी पड़ी थी। किसी को मदद के लिए बुलाने तक में जाने का क्या हो सकता था। नीलिसा ने किसी तरह ईसा को उठाकर अपना दुपट्टा उतार लिया और ईसा को खुद से बांधते हुए बुदबुदाने लगी, मरना मत ईसा, मरना मत। आंसुओं से आंखें धुंधली होने लगी थी, पर उसने भगवान को शिकायती लहजे में याद किया और स्कूटी पे सवार हो गई। जितना ही ध्यान उसका सड़क पर था, उतना ही ईसा पर जाने क्यों लग रहा था कि वो अब नहीं रही। कई बार डर से उसकी स्कूटी भी डगमगा गई, पर नीलिसा ने पास में एक अच्छा हॉस्पिटल दिखने के पहले तक हार नहीं मानी। हॉस्पिटल में उतर कर उसने स्कूटी पार्किंग तक भी नहीं दौड़ाई, बस रिसेप्शन के सबसे पास ब्रेक लगाकर स्कूटी की चाबी बिना निकाले ही अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ मौजूद लोग नीलिसा को देख के हैरान थे। हॉस्पिटल स्टाफ तुरंत स्ट्रेचर लिए उसके आगे आ गए, लेकिन नीलिसा को होश ही ना रहा। वो ईसा को गोदी में लिए ही भाग रही थी। कहाँ जाना था उसे तो ये भी नहीं पता था। मॉम, पेशेंट को इस मैम पेशेंट को इस पर लिटाइए, इमरजेंसी केस है, एक स्टाफ उसे रोकते हुए बोला और नर्स कैंची की सहायता से दुपट्टा काटने लगी। खून से सनी होने के कारण दुपट्टे की गांठ खोलने में समय लगना था। ये जिंदा है ना, बस इतना बता दो। दहशत से नीलिसा पलके तक नहीं झपका पा रही थी। उसका सवाल ऐसा था कि जवाब उसकी जान ले सकता था। मैम, डॉक्टर को इन्हें एग्जामिन करने दीजिए, आप यहाँ फॉर्म भर दीजिए पहले, कहते हुए हॉस्पिटल स्टाफ स्ट्रेचर लिए आगे बढ़ गए। नीलिसा कुछ सेकंड वहीं जम गई और फिर दौड़ लगाते हुए ईसा के स्ट्रेचर के साथ ही होली इमरजेंसी वार्ड में। डॉक्टर पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने जैसे ही ईसा की नब्ज थामी, नीलिसा अपनी रुकी हुई धड़कनों के साथ पथराई आँखों से उन्हें देखने लगी। डॉक्टर ने जैसे ही नीलिसा की तरफ देखा, नीलिसा की भौहें सिकुड़ गई। उसके थरथराते पैर डॉक्टर का जवाब सुनने के बाद धराशायी हो जाने को तैयार थे। नब्ज धीमी चल रही थी। आप बाहर इंतज़ार कीजिए, हम आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। और आप डॉक्टर नीलिसा को जाने क्या क्या समझाते रहे, पर ईसा जिंदा है ये जानने के बाद वो कुछ और सुन ही ना सकी। वो सुनिश्चित सी ईसा को देखती रही। नब्ज धीमी थी, पर वो जिंदा थी, वो बच सकती थी। मैम प्लीज़, आप बाहर जाइए। नर्स के हिलाने पे नीलिसा होश में आई, और जब होश में आई तो फपकने लगी। इतनी देर से उसने खुद को जैसे तैसे बांध के रखा था, और अब छूट मिलने पर सारी तड़प रो कर बाहर निकाल देने को आतुर थी। मैम, ईसा को मैं नहीं जाऊंगी। भावुकता से नीलिसा बोल ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर, जो कि ईसा को जांचना शुरू कर चुके थे, हैरानी से उसे देखने लगी। देखिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको कोऑपरेट करना होगा, प्लीज़ गो, डॉक्टर बोले और नर्स की सहायता से ईसा की खून से सनी टी शर्ट काटने लगी ताकि जल्दी ही घाव का इलाज संभव हो। क्या कर रहे हैं आप? उसे चोट लग जाएगी। नीलिसा जोर से चीखी तो डॉक्टर गुस्से से उसे डांटने लगे। नर्स, जो कि
नीलिसा का तमाशा देख रही थी। वो बीच में होकर डॉक्टर को टोक दी। सर, जेलर नीचे राउंड पर थे। ये इतना तमाशा कर रही हैं, मुझे डांट पड़ जाएगी। एक तो ये रोकने के बावजूद जबरन अंदर घुस आई। नर्स की घबराहट पर डॉक्टर के हाथ एक बार को रुक गए। फोर्सफुली बाहर करवाओ इन्हें। इतने तमाशे में तो इलाज होने से रहा। डॉक्टर भी नीलिसा की हरकतों से गुस्से में आ गए थे। मैं नहीं जाऊंगी ईसा को छोड़कर, नीलिसा चीखी। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, केवल खौफ था कि वो ईसा को छोड़कर एक सेकंड के लिए भी हटी तो उसे खो देगी। लेकिन तब तक उसे भेजे जाने का इंतज़ाम हो चुका था। 2 मेल स्टाफ और एक नर्स उसे जबरन वार्ड से बाहर निकालने लगी। नीलिसा का रोना बढ़ गया था। वो बिलखते हुए उसे ईसा के पास रहने देने की मिन्नतें करने लगी। उसकी पागलों सी हालत पर सबको तरस आ रहा था, पर वो इलाज में बाधा भी उत्पन्न कर रही थी। खींचतान करते हुए वो जैसे ही दरवाजे के बाहर लड़खड़ाई, किसी ने उसका हाथ थाम के संभाल लिया। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मुझे पता है आप लोग अगर यहाँ तक कहानी को सुने हैं तो आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया होगा कहानी को सुनने के लिए, जैसे कि मेरा बढ़ गया है। मुझे तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या आप लोग आगे के चैप्टर सुनना चाहते हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। चलिए, कहानी को जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि कहानी का न्यू चैप्टर जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए।